हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है ये है लेसन 2, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 1 हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बेसिकली कि इंट्रोडक्शन के ऊपर। ये एक पेंटिंग के ऊपर फ्रेडरिक सोरियो ने पेंटिंग बनाई थी, है ना। तो उस पेंटिंग के ऊपर हमने बात करी थी, पेंटिंग में क्या क्या मतलब है, क्यों दिखाया गया है। कई बार वहां से भी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो जरूर देखनी है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां जाके पहले आप वो वीडियो देखिए। बाकी हमारा चैनल आपके लिए बना हुआ है, SST 910। ठीक है, वो आप सबके लिए ही है। सारी वीडियो वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पर सारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, है ना। ये पेंटिंग की पहले बात करी थी पिछली वीडियो में कि देखो ये पेंटिंग ये दिखा रहा था कि देखो सारे लोग यूरोप में नेशनलिज्म का मतलब क्या था, कि सब लोग क्या कर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सिर्फ एक माथा टेकने के लिए या फिर एक सम्मान देके जा रहे हैं। यानी कि सब लोग आजादी की तरफ मूव हो गए थे। सब लोग चाहते थे कि हमारा कंट्री एक नेशन स्टेट बने, यानी कि ऐसा स्टेट जहां पर राष्ट्रवाद हो, सब लोग एकजुट होकर रहे, कलेक्टिव आइडेंटिटी हो एक देश की, कोई मोनार्ची ना हो, राजा महाराजा का राज ना हो। ठीक है, तो ये सारा हमने देखा था। तो अब देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है, देखते हैं। तो चैप्टर का पहला टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आपको याद होगा चैप्टर, ये नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लास 9th का पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि बेसिकली पूरे यूरोप में जो नेशन स्टेट की भावना जागी थी, वो बेसिकली उसका मेन मेन जो सबसे बड़ी रूट थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही था। जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप में आया था, उसके बाद पूरे यूरोप में सारे कंट्री को ये लगा कि हमें भी फ्रांस जैसा देश बनना है। तो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों के अंदर यूरोप में कैसे आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ। 1789 में आप याद करो जरा, हुआ क्या था। एक बेस्टाइल प्रिजन था, वहां पर बहुत सारे क्राउड ने मिलके, मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ आपको। देखो हुआ क्या था। एक बेस्टाइल प्रिजन था, बहुत पुराना प्रिजन था, एक बहुत बड़ा जेल थी एक। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, कई सारे लोग, पेरिस के अंदर था ये। ठीक है, कई सारे लोग वहां पर गैदर हो गए थे। कई सारे लोग, बहुत सारे, सेवरल हंड्रेड पीपल, बहुत सारे हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हुए हुए थे कि भैया इस यहाँ पर ना गोला बारूद मिल रहा है, और यहीं पे ही गोला बारूद है, तो यहीं पे ही उसको यूज करके इस बेस्टाइल को आग लगा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे कि किंग ने बहुत परेशान करके रखा हुआ था। उस समय लुइस 16 किंग था वहां का। तो बहुत सारे किंग ने परेशान करके रखा हुआ था पूरे फ्रांस को। और लुइस 16 ने क्या कर रखा था उसके बाद, एक तो टैक्स बढ़ा रहा था वो, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाई जा रहा था। ऊपर से बेसिकली उसने क्या करा था, पेरिस के अंदर बहुत ज्यादा, एक तो प्राइसेस बढ़ गए थे ब्रेड के, लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे थे, जी नहीं पा रहे थे जीवन। फिर उसने क्या करा, पेरिस के अंदर बहुत सारे अपने सेना भेज दी। और लोगों को लगा लुइस 16 को भेज दी इसलिए क्योंकि ये तो भैया हमें मारने वाला है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मारने के लिए नहीं भेजी थी, बेसिकली वैसे ही भेजी थी लुइस 16 ने, प्रोटेक्शन के लिए। तो लोगों ने क्या करा, गुस्से में आगे वहीं पे बेस्टाइल में, वहीं पे गोला बारूद लेके बेस्टाइल को पूरी आग लगा दी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ। लुइस 16 की पावर वहां से खत्म हुई, और फ्रांस बाद में धीरे 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 जाके मोनार्ची से हट गया, और क्या बन गया, एक बेसिकली रिपब्लिक बाद में जाके देश बना था, बाद में जाके रिपब्लिक देश बन गया। यानी कि अपना संविधान फ्रांस में बनाया गया, जिससे जो सरकार चुनी जाएगी वो देश चुनेगा सरकार, ये नहीं कि राजा महाराजा का राज होगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा पूरे यूरोप के अंदर। ठीक है, तो वही वो कह रहा है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म की पहली भावना जागी थी वो 1789 से जागी थी। फ्रांस जो था एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट बन गया। तो उस समय था, सॉरी, पहले 1789 में, जब ये बेस्टाइल प्रिजन से पहले थोड़ा सा, जो पहले एब्सोल्यूट मोनार्च यानी कि राजा के राज में था पहले, एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट उसके बाद था वो
1789 में राजा के राज में। लेकिन उसके बाद जब ये हुआ, रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ बेस्टाइल में आग लगाने के बाद, फिर फ्रांस में, पूरी की पूरी फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भावना जागी नेशनलिज्म की। तो फ्रांस वॉज अ फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर रूल ऑफ। तो पहले फ्रांस एक फुल फ्लैश एक स्टेट था, टेरिटोरियल स्टेट मतलब वही कि भाई उसकी बाउंड्री होती थी, ये नहीं कि देश था एक तरफ पर, बेसिकली देश ही था वो भी, टेरिटरी उसकी टेरिटरी होती है कि भाई ये देश का ऐसे, ये देश यहाँ पर है। तो उसका पहले वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्च था, लेकिन 1789 में उसके बाद क्या हुआ, वो वेस्टाइन में आग लगी थी। उसके बाद द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। मतलब वही मैं कह रहा ना, मैंने को क्या बताया, जब मोनार्ची हट जाती है तो लोगों के अंदर पूरी की पूरी अब संविधान बन गया। संविधान बन गया, उसके बाद क्या होगा, पावर किसके पास आ गई, जनता के पास आ गई। जनता अब चुनेगी कि हमें हमारी कंट्री को रूल कौन करेगा। जैसे हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, जनता डिसाइड करेगी, ये नहीं कि मोनार्क डिसाइड करेगा। तो इसकी वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस हुए, पार्टी बहुत सारी नई नई बनने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए, और उसकी वजह से सोमिनिटी मतलब जो सुप्रीम डिसीजन, कौन लेगा डिसीजन, मेन डिसीजन लेने की जो पावर होती है, सुप्रीम सबसे बड़ा डिसीजन लेने की पावर जो होती है, वो किस पे पहुंच गई, मोनार्ची से, फ्रॉम मोनार्ची टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। ठीक है, यही लिखा है। उसके बाद देखो ये सारे के सारे जो लाइन ये पढ़वा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की ही बुक से है, पूरा का पूरा लाइन एनसीईआरटी आपके साथ रखनी है अपने। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु कुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो वो कह रहा है कि रेवोल्यूशन से क्या हुआ, बेसिकली पीपल के पास पावर आ गई, और पीपल डिसाइड करेंगे कि कैसे अपना एक राष्ट्र स्टेट बनाना है, एक राष्ट्र कैसे बनाना है। तो ये इन्होंने कहा। तो ये क्या कह रहा है, देखते हैं दोबारा से क्या लिखा हुआ है। द रेवोल्यूशन दैट इट वाज प्रोग्राम का मतलब घोषणा की, ठीक है, घोषणा की, यानी कि रेवोल्यूशन ने क्या करा, फ्रांस में एक ऐसा घोषणा कर दी कि जो पीपल है, हैंस फोर्थ मतलब पीपल ही आगे अब राष्ट्र स्टेट बनाएंगे, और उसकी जो किस्मत है पूरे राष्ट्र की, वो अब सिटीजन के हाथ में, डेस्टिनेशन मतलब भाग्य। तो अब पूरा का पूरा भाग्य किसके हाथ में है, किसके हाथ में आ गया, लोगों के पास आ गया। लोग डिसाइड करेंगे अब नेशन को कैसे बनाना है, किस तरह से आगे ले जाना है, क्योंकि लोग सरकार चुनेंगे। समझ गए, क्लियर यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हुआ उसके बाद, आगे क्या लिखा हुआ। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनी। तो शुरू से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, वो बहुत सारे मेजर लाना चाहते थे, वो बहुत से प्रैक्टिस, जिसकी वजह से हमारा एक कलेक्टिव यानी कि एकजुट भावना कैसे बनेगी, फ्रेंच पीपल एकजुट कैसे रहे, उसकी भावना कैसे बनेगी। उन्होंने देखो क्या करा, यहां से बनेगा पॉइंट। द आइडिया ऑफ ला पैट्रे, जिसको फादरलैंड बोलते थे, एंड ले सिट्यून यानी कि द सिटीजन, emphasizes that nation of a united community enjoy equal right। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोगों को बराबर का अधिकार है। तो हमने क्या करा, ला पाट्रे बोलेगे कि भैया फादरलैंड है ये, जैसे हमारे यहाँ तो मदरलैंड बोलते हैं ना, वहाँ फादरलैंड बोलते हैं। फादरलैंड है, सबका लैंड है, ठीक है, मतलब ये ला पाट्रे वहाँ फ्रांस की भाषा है ना वो। तो उसके बाद सिटीजन को क्या बोलेंगे, ला सिटोइन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई सर मैडम करके नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भैया सब लोग, ताकि इक्वल अधिकार सबको कैसे मिलेगा, सब लोगों को क्या बोलेंगे, सिटीजन बोलेंगे फ्रांस के अंदर, यानी कि ला सिटोइन बोलेंगे। तो ये यूनाइटेड कम्युनिटी बनाने के लिए ये बेसिकली आइडियाज यूज करे, ला पाट्रे और ला सिटोइन, यानी कि फादरलैंड बोलेंगे अपना, और सिटीजन बोलेंगे सबको। उसके बाद एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया था, ट्राई कलर का, जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड से अलग था, अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद एक स्टेट जनरल बनाई गई, आपको पता है स्टेट जनरल पहले थी, जो कि बेसिकली उसका स्टेट जनरल थी राजा की होती थी, उसमें राजा बैठता था, उसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों लोग बैठते थे इसके अंदर। ठीक है, याद करो पहला चैप्टर। थर्ड स्टेट के लोगों को तो बिठाया नहीं जाता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट बैठते थे।
ठीक है। थर्ड स्टेट के जो बाकी कुछ लोग थे वो पीछे खड़े हो जाते रहे, 600 मेंबर उसके थर्ड स्टेट के। और बाकी जो पीजेंट थे, जो बहुत गरीब थे फर्स्ट स्टेट साइड थर्ड स्टेट के, उनको बाहर बिठाया जाता था। उनको कहा जाता था कि भैया आप सिर्फ अपनी शिकायतें भेजो लेटर के थ्रू। तो बेसिकली ऐसा सीन था। लेकिन स्टेट जनरल बाद में खत्म करी गई थी, आपको पता है। थर्ड स्टेट वालों ने फिर मुहिम चलाई, नहीं थर्ड स्टेट वालों ने एकजुट हो गए, उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बना ली थी। तो स्टेट जनरल खत्म हो गई, नेशनल असेंबली बन गई थी। उसके बाद नेशनल असेंबली से क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आ गई थी। मतलब संविधान, नेशनल असेंबली का पर्पस क्या था, संविधान बनाना है, मोनार्ची रहेगी बट किंग की पावर को थोड़ा कम करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक न्यू हिम्स, यानी कि वही जी ये जो वगैरह वह सब चीजें, जैसे आप यहाँ देखते हो कि बहुत सारे अलग अलग देश भावनाओं के गाने बने हुए हैं। हिम्स का मतलब क्या होता है, भजन। बहुत सारे भजन बनाए गए। ठीक है। ओथ, ओथ का मतलब जो शपथ शपथ होती है, जैसे आप देखते हो कभी शपथ देते हैं हर बार, है ना। तो ये ओथ बनाई गई, शपथ कि भाई आप शपथ दो ताकि अच्छा लगे लोगों को भी, यहाँ के भी आप ईमानदार हो। मार्टियर मतलब वही शहीद, शहीदी जो जो शहीद हो चुके हैं। ठीक है। मार्टियर, तो उनको भी दिखाया गया। ऐसे हमारे यहाँ पर आप देखो देश में दिखाया जाता है, मार्टियर को बहुत दिखाया जाता है, शहीद लोगों को, है ना। इससे देश की भावना जागती है। इससे इससे नेशन नेशन बनता है हमारा, एक जे देश की भावना जानती है, सारा देश एकजुट हो जाता है। वहां पर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। सेंट्रलाइज यानी कि एक जगह पे ही, पहले वहां पर था बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जहां पर एक ही पावर होगी। और ये एक वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन। वो बेसिकली पूरे टेरिटरी का एक ही लॉ बनाया गया, एक ही लॉ बनाएगा, पहले ये सिस्टम था। इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वर ओबलिस्ड। उसके बाद जो इस कस्टम ड्यूटी होती थी, यानी कि जो देश के बाहर कोई माल जा रहा है आ रहा है, उस पर टैक्स लगाना, ड्यूज लगाना, टैक्सेस लेना, उसको अबॉलिश कर दिया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट को मेजर करने का, मेजर। ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि वेट को देखा नहीं जाता था, कि वेट ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा लगेगा, फिर एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट का। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। मतलब जो अलग अलग भाषा होती थी, डायलेक्ट बोलते, अलग अलग भाषा बोलते थे, वो सबको हटा के फ्रेंच भाषा कर दी। और वो पेरिस में रिटर्न हुई, और वो कॉमन लैंग्वेज बन गई पूरे नेशन की। यानी कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया, जहाँ यानी कि पार्लियामेंट बनाई गई। वहां पर ही सारे डिसीजन लिए जाएंगे जो हमारे देश में है, पूरे कंट्री के सिटीजन के डिसीजन रूल वगैरह कौन बनाएगा, एक पार्लियामेंट। ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दी गई, यूनिफॉर्म सिस्टम वेट का लगाया गया, फ्रेंच भाषा बना दी गई। क्लियर यहाँ तक, बहुत बढ़िया। ठीक है। देखो ये फ्रेंच का फ्लैग है आज की डेट पे, ये वाला ट्राई कलर, ब्लू, व्हाइट, रेड, ये देख रहे हो जो आप। ठीक है। ये फ्रेंच का फ्लैग है। उसके बाद देखो रेवोल्यूशनरी ने फर्दर डिक्लेयर करा था कि भाई इट वॉज अ मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप। रेवोल्यूशनरी जो थे उस समय, यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे जो रेवोल्यूशन ला रहे थे उस समय फ्रांस में, उन्होंने कहा कि ये हमारा मिशन है, ये सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है, ये हमारा फ्रांस की डेस्टिनेशन नहीं, हमारा मिशन है कि हमें पूरे यूरोप के लोगों को डेस्पोटिज्म, यानी कि तानाशाही, तानाशाही, ये तानाशाही से आजादी दिलानी है, कि कोई राजा महाराजा का राज न रहे। ठीक है। इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, यानी कि वो बेसिकली चाहना, सारे लिबरेशन क्या चाहते थे उस समय, कि पूरा यूरोप में नेशन स्टेट बने। तो व्हेन द न्यूज इन द इवेंट फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटी ऑफ यूरोप एंड स्टूडेंट, जब ये न्यूज सारी फैल गई पूरे फ्रांस से यूरोप के अंदर, मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, अदर मेंबर के पास, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाने लगे। जैकोबिन क्लब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप ध्यान समझना। एक चीज बताता हूँ आपको यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वहां पर एस्टेट जनरल होता था, उसके बाद ये हटा के नेशनल असेंबली बनाई गई, है ना। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाई गई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, मोनार्ची भी रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बोलते हैं उसे। राजा महाराजा रहेगा, लेकिन संविधान जरूर रहेगा। वो बनाई गई थी बेसिकली, कब बनाई गई थी, 12 सितंबर 1791 में। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेसिकली ये हुआ कि
ये कॉन्स्टिट्यूशन को, मोनार्ची मोनार्ची को जिसने हटाया था उसका नाम था जैकोबिन क्लब। जी हाँ, वहां पर एक जैकोबिन क्लब बना था, याद करो, अंडर रोबस्पेरे। रोबस्पेरे के अंडर में, याद है? रोबस्पेरे के अंडर में एक जैकोबिन क्लब है, क्लब बना था। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। जैकोबिन क्लब बना था, उन्होंने फिर फ्रांस में मोनार्ची को पूरी तरह से खत्म करा। मोनार्ची को पूरी तरह से खत्म करा था। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस रिपब्लिक नेशन बन गया था। 21 सितंबर 1792 को, याद करो। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब बहुत सारे बने थे फ्रांस में। एक जैकोबिन क्लब था जो सबसे इंपॉर्टेंट था बेसिकली। उसने, एक जैकोबिन क्लब था रोबेस्पेरे के अंडर में, उसने फ्रांस को क्या करा था बेसिकली, वहां पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर मोनार्ची से आजादी लाई थी। ठीक है, मोनार्ची से आजादी लाई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसका। यहां तक समझ में आ रही बात सारी? यहां तक समझ में आ रही सारी बात? सॉरी, ये बेसिकली 12 सितंबर नहीं था, 3 सितंबर, 3 सितंबर 1792 को। ठीक है, ये हमारा नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हो गया था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखो क्या आगे वो लिखा हुआ है कि जैकोबिन क्लब फिर और बनने लग गए फ्रांस से। जब ये न्यूज फैली, जब फ्रांस को रिपब्लिक बनाया गया, तो उसके बाद फिर बहुत जगह न्यूज फैलने लगी, जैकोबिन क्लब अलग अलग बनने लगे। और देयर एक्टिविटी, अब देखो जैकोबिन क्लब में जो मेंबर होते हैं ना, वो कौन से थे? जैकोबिन क्लब में ज्यादातर मेंबर कौन कौन से थे? ठीक है, उस समय जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे ना फ्रांस में, वो गरीब लोग थे सारे। जैसे शॉपकीपर हो गया, सर्वेंट हो गए, इन्होंने सारे मिलके ग्रुप बना लेते। आर्टिजियन हो गए जो छोटे मोटे काम करते हैं, डेली वेज वर्कर, ये सारे लोग थे। और यहाँ पर जैकोबिन क्लब और भी बनने लगे पूरे सिटी में, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास भी थे वो भी बनाने लग गए, स्टूडेंट्स बनाने लग गए। देयर एक्टिविटी एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड बाय द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू। अब जो फ्रेंच आर्मी के लिए वो कैंपेन बनाते थे ना, वो बेसिकली बहुत जगह पे फैलने लग गया, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में भी। 1790s के दौरान क्या बात हो रही है। और विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स, जब रेवोल्यूशनरी वॉर होने लग गया, फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी आउट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। फ्रेंच आर्मी ने उसके बाद पूरा का पूरा जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो पूरे अब्रोड में फैलने लग गया। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हो बात को? यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से नेशनलिज्म पूरे यूरोप में आया कैसे। तो इस तरीके से आया कि फ्रांस, पहले यहाँ तो फ्रांस में बताया गया था कि भाई नेशनलिज्म कैसे आया, क्या मतलब उसका। उसके बाद रेवोल्यू यहाँ से मेन लाइन है कि रेवोल्यूशन ने बेसिकली ये डिक्लेयर पहले करा था कि उनका मिशन है कि भैया पूरे यूरोप में ये तानाशाही से मुक्त करना है, नेशन बनाना है। और जब ये न्यूज पूरी फ्रांस में फैलने लग गई, ठीक है, न्यूज ऑफ द इवेंट फ्रांस रीच द, जब अलग अलग यूरोप की अलग अलग सिटीज में फैलने लग गई थी कि फ्रांस से भैया फ्रांस में रेवोल्यूशन आ रहा है, तो पूरा नेशन हर जगह बनेगा, जैकोबिन क्लब बन गए। और जैकोबिन क्लब के जो कैंपेन है वो जगह जगह फैल गए। ठीक है, कि हॉलैंड में, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में, कि वहां भी हमें नेशन बनाना है। और जब ये आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशनरी वॉर का नेशन बनाने के लिए, तो फ्रेंच आर्मी ने बिगेन कर दिया ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। कि नेशनलिज्म का आइडिया सिर्फ फ्रांस तक स्थिति नहीं है, पूरे अब्रोड में, हर, यानी कि पूरा यूरोप में हमें नेशनलिज्म चाहिए। एक वहां पर एक फोटो दे रखी थी, आप ध्यान से देखना, ये क्या है? द कवर ऑफ जर्मन एल्मोनेक डिजाइंड बाय जर्नलिस्ट एंड्रेस रेवेनेन। 1798 में एक बेसिकली जर्मन एल्मोनेक, यानी कि एक जर्मन कैलेंडर बनाया गया था। एनुअल कैलेंडर होता है ये। वहां पर एक कवर था, उसका कैलेंडर का कवर में आप ध्यान से देखो कि एक फोटो में ना बेस्टाइल में प्रिजन, बेस्टाइल को जो आग लगाई थी उसको दर्शा रहा है। और साथ ही साथ जर्मन में रेवोल्यूशन कैसे आया था उसको दिखा रहे। देखो, ये फ्रेंच बेस्टाइल जो है स्टॉर्म करा गया था क्राउड ने। और उसके साथ सिमिलर फोटेज है जो कि एक जर्मन का डिस्पोटिक रूल था, यानी कि तानाशाही रूल को, उसको भी आग लगाई थी। वो जर्मन का स्टेट है कैसल, वो भी कैसल में, जो कि एक राजा की बिल्डिंग होती है, उसको आग लगाई। बेस्टाइल भी राजा का था प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी राजा की थी जर्मन में, उसको आग लगाई थी। उसमें स्लोगन रखा गया था, पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, कि लोगों को अपनी आजादी खुद लेनी चाहिए। तो बेसिकली रेमन जो है वो मेंस में रहता था, एक सिटी है। और वो भी जैकोबिन क्लब का मेंबर था, जर्मन का जैकोबिन क्लब। तो मतलब ये दिखा रहे हैं कि देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जर्मन में कैसे पड़ा। जर्मन की कहानी आगे बढ़नी है आपको, कि जर्मन में कैसे आया फिर रेवोल्यूशन। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है
कि विद विद इन द मिड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी में बेसिकली बीच में क्या हुआ, हमारे बीच में जैसे हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आ गया तो उसके बाद टेरिटरी दोबारा से नेपोलियन बोनापार्ट के कंट्रोल में आ गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट बेसिकली खुद एक फिर दोबारा से एक आ गया, जो कि फ्रांस में दोबारा से उन्हें कब्जा कर लिया। एक ऐसे ही जैसे लुइस 16 था, मतलब एक ऐसे ही जैसे कि वो राजा था, ये दोबारा राजा आ गया, दोबारा मोनार्ची आ गई। पहले मोनार्ची खत्म हुई, फिर मोनार्ची आ गई। उसने बहुत सारे, नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे इंट्रोड्यूस करे, बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे चेंजेस लेके आया वो फ्रांस के अंदर। दिखा हो ना कि माना कि वो मोनार्ची नेपोलियन की वजह से दोबारा आ गई थी, उसने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन फिर भी नेपोलियन को बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे फ्रांस में चेंजेस लेके आया था, रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल लेके आया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, बहुत सारे क्रांतिकारी प्रिंसिपल लेके आया। पूरा सिस्टम उसने बदल दिया, पूरा सिस्टम उसने बहुत एफिशिएंट बना दिया, रेशनल एंड एफिशिएंट, बहुत अच्छे से सिस्टम बना दिया था उसने। क्या क्या लेके आया वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, नेपोलियन बोनापार्ट क्या क्या लेके आया था सिस्टम। सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड लाया, जैसे नेपोलियन कोड बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड। उसमें बेसिकली क्या आता है कि सभी लोगों को पैदा होने के साथ बर्थ से ही प्रिविलेज मिल जाएगी, यानी कि विशेष अधिकार, कि लॉ के नजर में सभी लोगों की, सब लोग इक्वल है, सब लोग एक जैसे है, सब लोगों के पास प्रॉपर्टी का हकदार है, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा कानून में। कोई बड़ा आदमी है तो कानून उसके लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर्टी सबके लिए है, ये उसने कहा। तो ये काफी अच्छा मेजर था। और कोड वाज एक्सपोर्टेड टू रीजन, बहुत सारे ये कोड है पूरे फ्रेंच के जो कंट्रोल में जितने भी रीजन थे सबको पहुंचा दिया ये कोड, कि भाई ये सब लोगों को विशेष अधिकार मिलेगा पैदा होने के साथ ही। उसके बाद डच में, इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका था, यानी कि जो मैनेजमेंट थी, उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, किसने कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट। समझ गए? एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासन, ठीक है, प्रशासनिक। तो जितने भी प्रशासन था उनको बहुत सिंपलीफाई कर दिया। उसने क्या करा, सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम हटाया गया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि भाई ये लैंड किसी और का है, वो क्या करेगा, खेती बाड़ी करवाएगा किसानों से और टैक्स लेगा, ये सिस्टम हटा दिया गया। पीजेंट को फ्री कर दिया गया, कोई टैक्स नहीं देना आपको भैया। उसके बाद टाउन में भी, शहरों में रेस्ट्रिक्शन को, जो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती थी, उसको हटा दिया गया। जैसे भाई आप ये घर में बाहर नहीं निकल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलाना फलाना रिस्ट्रिक्शन। समाज, गिल्ड का मतलब होता है समाजी रिस्ट्रिक्शन, सोसाइटी की जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो हटा दी गई। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव करा गया, सामान इधर से उधर जाने के लिए रोड बनाई गई अच्छी, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया। समझ रहे हो? फिर पीजेंट्स, आर्टिजियंस, वर्कर, जो छोटे मोटे लोग थे, न्यू बिजनेसमैन, उन्होंने बहुत अच्छी फ्रीडम एंजॉय करी, कि कोई भी अपना बिजनेस कर सकता है आराम से। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रिलाई यूनिफॉर्म लॉ। जितने भी बिजनेसमैन थे, छोटे मोटे प्रोड्यूसर थे, वो बेसिकली उनको, उनके लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, सबके लिए एक जैसा कानून बनाया गया। स्टैंडर्डाइज वेट बनाया गया, कि भाई आपको सामान को तोलना है तो एक ही वेट होगा, सिस्टम एक जैसा होगा। ये नहीं कि कहीं पे वेट सिस्टम बहुत अलग है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो मेजर एक ही होगा। कॉमन नेशनल करेंसी बनाई गई उसने नेपोलियन बोनापार्ट में। कैसे, पहले क्या था, दूसरी करेंसी थी, लीवर था, फिर पता नहीं क्या, फिर लीवर, बहुत सारी करेंसी अलग अलग बना दी थी लोगों ने, वो भी करेंसी एक ही बना दी। सामान को, गुड्स को और कैपिटल को एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुंचाना है, उसके लिए आसान कर दिया। मतलब कि अगर कोई मान लो, जैसे कि आपको देखते हो कि अगर आपको यूपी से माल तमिलनाडु भेजना है, तो आसान है भेजना, भेज सकते हो आराम से। फ्रांस में ऐसा नहीं था, वहां पर भी ये आसान कर दिया कि कहीं पे भी माल इधर से उधर ले जाना है, कैपिटल या पैसा पहुंचाना है, आराम से पहुंच सकते। समझ आ गई बात? तो नेपोलियन ने क्या क्या करा, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। क्लियर हो गया बहुत बढ़िया तरीके से कि फ्रांस रेवोल्यूशन में, देखो हमने देखा पहले कि फ्रांस रेवोल्यूशन से कैसे यूरोप में नेशनलिज्म फैला, फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करा। फिर देखो ये पहले, अब यहाँ पर ध्यान समझ लो कि पहले दिखता कैसा था, ये जो पूरा का पूरा मैप है यूरोप का। जब वीना जो है, वीना कंट्री है, सॉरी वीना जो है वो आपका वो है, कैपिटल है, ये किसकी, ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया हमारी कंट्री है,
यूरोप में ही। ठीक है, ये देखो ऑस्ट्रिया कंट्री, ये रही कंट्री, देखो ये रही ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है। तो बेसिकली ऑस्ट्रिया कंट्री में ना ये कांग्रेस ऑफ वीना, तो वीना बेसिकली कांग्रेस ऑफ वीना 1815 क्या है, कांग्रेस ऑफ वीना बेसिकली माना इंटरनेशनल मीटिंग होती थी। ठीक है, तो ये 1815 में ना हमारी कांग्रेस ऑफ वीना ने नेपोलियनिक जो वार हो रहे थे, नेपोलियन जो ये जो बेसिकली हर जगह जा जा के वो कर रहा था, बेसिकली अपना अपना जो साम्राज्य बना रहा था। तो कांग्रेस ऑफ वीना ने बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज करा था कि हाँ नेपोलियन वार बहुत ज्यादा हो रहा है, नेपोलियन को खत्म करना है किसी तरीके से। तो वो आपको पता है कि 1815 में ना उसके बाद नेपोलियन का तो फिर पूरी तरह से राज खत्म ही हो गया था 1815 के बाद। तो कांग्रेस ऑफ इंडिया में आप कह सकते हो कि लास्ट मीटिंग हुई थी वो। तो उसके बाद नेपोलियन वार को रिकॉग्नाइज करा गया। और उसके बाद पांच अगले मतलब जब ये मीटिंग हुई थी 1815, 1814 और 15 में। ठीक है, 1814-15 में मीटिंग हुई थी कांग्रेस ऑफ विना में। फिर उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली मीटिंग स्टार्ट हुई थी सितंबर 1814 में। फिर 1815 उसके अगले 5 महीने तक मीटिंग चली। उसके बाद बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई नेपोलियन को खत्म करना है। तो फिर वहां से उसके बाद नेपोलियन के पावर वो नेपोलियन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ठीक है, वार हुआ था नेपोलियन नेपोलियन का बाकी देशों से कि भैया ये जो कब्जा कर जा रहा है, तो उसके बाद नेपोलियन को हरा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ था। तो ये देखो पूरा रशियन एम्पायर पहले ऐसा था। ठीक है, इस तरीके से था। और ये हमारा पूरा का पूरा, हमारा पूरा का पूरा बेसिकली रशिया का ऐसे ये हमारा मैप था। अब आप ढूंढ रहे हो कि फ्रांस कहाँ है ना। फ्रांस कहाँ है, देखो पहले ये बहुत पहले का मैप है। फ्रांस बेसिकली क्या है, ये रहा फ्रांस हमारा। ठीक है, ये वाला फ्रांस है। देखो उसके बदले में नीदरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड, ये सब चीजें हैं। समझ आ गई बात। देखो एक और आपकी फोटो बनी हुई थी, ये वाली, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। ये जर्मनी में जगह है, जुबिकन। ठीक है, ये देखो सारे लोग एक ट्री प्लांट कर रहे हैं, ये लिबर्टी का कि आजादी का एक ट्री प्लांट कर रहे हैं, ये दिखा रही है पिक्चर। ये कलर प्रिंट जो है कार्ल कास्पर फिट्स। देखो कुछ नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन कहीं से भी इतना मुश्किल, लेकिन आपको एनसीईआरटी को पूरा खोद के पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। कार्ल कास्पर फिट्स, जैसे कि हमने उसमें एक पेंटिंग देखी थी ये वाली, ये किसने दी थी, एंड्रियस रेवनेन, 1729 में। हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए, तो समझना पड़ेगा ना आपको। ऐसे ही कार्ल कास्पर फिट्स ने, जिसका ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन की बाय द फ्रेंच आर्मी। ठीक है, तो एक जर्मन पेंटर था, वो बेसिकली वो फ्रेंच आर्मी उसका जर्मन पेंटर था। जर्मन पेंटर ने कार्ल पास कास्पर ने बनाई थी। इज अ ऑक्यूपेशन ऑफ टाउन, उसका एक इसका काम ही यही था। बाय द फ्रेंच आर्मी ने कहा था। फ्रेंच सोल्जर रिकॉग्नाइजेबल बाय दिस, बाय देयर ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म। जो फ्रेंच सोल्जर है वो कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है, वो कह रहा है उसके ब्लू व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म से रिकॉग्नाइज हो रहे हैं फ्रेंच सोल्जर। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये फ्रेंच सोल्जर है। हैव बीन पोर्ट्रेट ओप्रेसर, वो ओप्रेसर दिखा रहा है आपको, कि आप वो कह रहा है कि देखो ये पेंटिंग में दिखा रहा है द सीज अ पीजेंट्स कार्ट हरेस सम यंग वुमेन। कि जितने फ्रेंच सोल्जर है वो बेसिकली क्या है कि पीजेंट्स को मार रहे हैं, पीजेंट्स को परेशान कर रहे हैं, वुमेन को हरस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सारे लोग। ठीक है, और एंड देखो सेंटर फोरग्राउंड में दिखा रहा है, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको यही कर रहे हैं। एंड फोर्स ऑफ पीजेंट डाउन टू हिज नी, सारे लोग फ्रेंच सोल्जर क्या कह रहे हैं कि मेरे पैरों पे गिरो। सब लोगों को ये फ्रेंच सोल्जर ये दिखा रही है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा, सब लोगों को ये फोर्स कर रहे हैं कि मेरे पैरों पे गिरो। तो उसके बाद ये बेसिकली ट्री ऑफ लिबर्टी कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ये ट्रीज ऑफ लिबर्टी जो है ये जर्मन में जर्मन इंस्क्रिप्शन में प्लांट करी जा रही है ये जो हल्का सा आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ना, ये कह रहा है कि जर्मन में लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस। जर्मन मतलब बेसिकली क्या कह रहा है वो, कि हमारे से इक्वालिटी लो। ठीक है, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, क्या कि इंसानियत का मॉडल। कि यानी कि जर्मन वाले जर्मनी में वो कह रहा है कि हम, जर्मन जो पेंटर था वो कह रहा है कि हमारे से आज़ादी लो, ये ट्री को प्लांट करो। दिस इज अ scarcity reference to the claim of French as being liberator who opposed monarchy in the territory they entered। क्या मतलब है, बेसिकली इसका मतलब ये है, जैसे आपने देखो कई बार मीम बनते हैं ना, स्कार सिटी का मतलब क्या होता है, ताना, ताने मारना, एक तरह का ताने भरा, है ना।
तो बेसिकली एक तरह का मीम बनाया गया था उस समय भी, ये एक तरह का स्कैरसिज्म बनाया गया था, स्कैरसिज्म, ठीक है। मतलब कि ये दिखाना चाह रहा है कि जो फ्रांस है अपने आप को लिबरेटर बोलते हैं कि आजादी दिलाएगी आपको, मोनार्ची को हम खत्म करेंगे, वो खुद वहां जाके क्या कर रहे हैं, लोगों को बेसिकली अपने पैरों पे गिरवा रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि देखो भैया, हमारे पैरों पे गिरो, क्योंकि उस समय ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो फ्रांस वाले वो कह रहे हैं कि जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम लिबरेटर है, वो अपोज मोनार्ची इन टेरिटरी दे एंटर, ठीक है। तो बेसिकली ये एक स्कैरसिज्म है। तो ये स्कैरसिज्म है बेसिकली कि वो दिखाना चाह रहा है कि देखो फ्रांस वाले लोग जो है अपने आप को कहते हैं कि भाई हम तो आपको आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन जब जर्मनी में आप देखो तो खुद वहां पर लोगों को खुद जानबूझ के गिड़गिड़ा रहे हैं, और वहां पर ये बंदे लिबर्टी का ट्री प्लांट कर रहे हैं जो जर्मनी के लोग हैं, ठीक है। और ये जर्मनी में लिखा हुआ है कि भाई हमारे से आप फ्रीडम ले लो, इंसानियत का मॉडल हमारे से ले लो, ये दिखाना चाह रहा है वो, ठीक है। क्योंकि नेपोलियन की वजह से हुआ था ना ये सब चीजें। नेपोलियन ने अपना मोनार्ची पहले फ्रांस में हटाई थी, फिर नेपोलियन ने खुद ही अलग अलग जाके कब्जा करी जा रहा था देश में जा जाके, समझ रहे हो बात को। ये नेपोलियन की वजह से हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपसे सबको समझ में आएगा। अगला जो है टॉपिक अगले वीडियो में समझ लेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।